गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 23 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स दोस्तों आपके आगामी परीक्षा में जितने सारे एग्जाम पूछे जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत पूर्ण सेशन रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन ने सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री की श्रेणी में डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS तो ये WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। तो किसने जीता है तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी मेरी पंचायत ऐप जीता है। मेरी पंचायत ऐप ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संस्कृति की विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री की श्रेणी में दिया है। इस ऐप को पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया है। यह सम्मान WSIS+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने आयोजित किया है। यह ऐप पंचायत मामलों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है और पारदर्शिता व सहभागी लोकतंत्र को सशक्त करता है। यह ऐप 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करता है और लगभग 950 मिलियन ग्रामीण नागरिकों बजट जानकारी, शिकायत निवारण और बहुभाषी समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। याद रखिएगा, किस भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन ने सांस्कृतिक विविधता को और पहचान, भाषा विविधता और स्थानीय सामग्री श्रेणी में डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। तो मेरी पंचायत ऐप। नेक्स्ट देखिए, गीता गोपीनाथ। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से कब पद छोड़ने वाली है दोस्तों? गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से कब पद छोड़ने वाली है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अगस्त 2025 में। सोल्यूशन देखिए इसका, गीता गोपीनाथ अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से पद छोड़ेंगे। इसके बाद वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री प्रोफेसर के रूप में वापसी करेंगी। और IMF में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के समय नेतृत्व किया। उनका यह निर्णय वैश्विक आर्थिक निर्णय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। अमेरिकी वित्त विभाग उनके उत्तराधिकारी के लिए नाम की सिफारिश करेगा। IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद से पद छोड़ेगी ये गीता गोपीनाथ। तो याद रखिए, अगस्त 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 22 जुलाई को। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1947 में भारतीय संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और यह ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है, एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसके अंतिम स्वरूप में केसरिया सफ़ेद और हरे की 36 पट्टियाँ होती हैं, जिनके बीच में अशोक चक्र होता है। इस दिन देश भर में ध्वजारोपण, देशभक्ति से जुड़े भाषणों और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2025 की थीम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, यही इसका थीम है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2025 हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 की थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, और इसका उद्देश्य बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करना है। इस दिन का आयोजन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य फोकस प्रारंभिक हस्तक्षेप, स्ट्रोक उपचार और समान न्यूरोलॉजिकल देखभाल की उपलब्धता पर है। और यह दिन न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मस्तिष्क के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को। देखिए फ्रेंड्स, दीपक बगला को अटल नवाचार मिशन
का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है और एम नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। बगला इससे पहले इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और उनकी नियुक्ति से AIM की रणनीतिक साझेदारी और परिणाम आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में मजबूती आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कौल को नियुक्त किया गया है। इसका सोल्यूशन देखिए, संजय कौल केरल कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी को जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ नियुक्त किया गया है और वे तपन रे का स्थान लेंगे जो 2019 से इस पद पर कार्यरत है और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। संजय कौल 2001 बैच के IAS अधिकारी और गुजरात के मूल निवासी है। उनके पास सार्वजनिक नीति अवसंरचना विकास प्रौद्योगिकी और वित्त के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भारत करेगा। भारत ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा और यह आयोजन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि देश तेजी से वैश्विक शतरंज केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस प्रतियोगिता में 206 खिलाड़ी भाग लेंगे और यह नॉकआउट प्रारूप में खेली जाएगी। और फीडे के CEO एमिल सुतोवस्की ने भारत में इस आयोजन को लेकर उत्साह जताया और कहा कि यह देश के शतरंज के प्रति गहरी रुचि रखता है और भारत पहले भी फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 और फीडे वर्ल्ड जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 जैसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और ग्रामीण विकास विभाग। ये दोस्तों दोनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता किया है? दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो भारतीय LIC और ग्रामीण विकास विभाग। याद रखिएगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का उद्देश्य बीमा सखी योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना है और यह पहल महिलाओं को बीमा वितरण क्षेत्र में शामिल करने के लिए शुरू की गई है। और यह समझौता वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन अनुभूति के दौरान गोवा में किया गया और इस सहयोग का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री का जुलाई 2025 में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, VS अच्युतानंदन। निम्नलिखित में किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री का जुलाई 2025 में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों याद रखिएगा, VS अच्युतानंद। देखिए फ्रेंड्स, VS अच्युतानंदन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता का जुलाई 2025 में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वे जन अधिकारों, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और कृषि सुधारों के लिए जाने जाते हैं और वे 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर CPIM बनाने वाले 32 संस्थापक नेताओं में शामिल थे। उन्होंने नैतिक राजनीति, सार्वजनिक भूमि की रक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए समर्पित वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए फ्रेंड्स सी सही होगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए समर्पित वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया और यह पोर्टल जिलावार आंकड़ों को केंद्रीकृत करेगा और राहत कार्यों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी वास्तविक मामला छूट न जाए और इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता, अनुग्रह राशि और संवेदनशील नियुक्तियों की प्रक्रिया को सरल बनाना है और उपराज्यपाल स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके
और पीड़ितों की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और टोल फ्री इसका देखिए दोस्तों, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जम्मू 0191 2478 995 और कश्मीर 01942487 और 777 में स्थापित किए गए ताकि लंबित या अनसुलझे मामलों को सुलझाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक पहल के तहत 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक की मेजबानी के लिए किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? ये नागालैंड विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। तो नागालैंड विश्वविद्यालय जो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक की मेजबानी के लिए चुना गया है। और यह चयन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र और इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना, विकास और प्रबंधन परियोजनाओं के तहत किया गया है। और इस परियोजना को उत्तर पूर्वी परिषद शिलांग प्रायोजित कर रही है और भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी द्वारा लागू किया जा रहा है। इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना नागालैंड विश्वविद्यालय के कोहिमा परिसर में की जाएगी, जहां पहले बैच में 44 लाभार्थी शामिल होंगे और इंक्यूबीज की शुरुआत जुलाई 2025 से की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये न्यायमूर्ति MS रत्न श्री रामचंद्र राव, न्यायमूर्ति MS रत्न श्री रामचंद्र राव ये शपथ लिए हैं। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? श्री MS रत्न श्री रामचंद्र राव ये शपथ लिए हैं। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति MS रत्न श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और उन्हें राजभवन में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने शपथ दिलाई। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू वहाँ के दोस्तों अभी राज्यपाल हैं दोस्तों त्रिपुरा के। उन्होंने न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह का स्थान लिया, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। और न्यायमूर्ति राव इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LLM किया और उस्मानिया विश्वविद्यालय में LLM के दौरान CBSS आचार्युलु गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन फ्रेंड्स आज यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।